एक कहानी और प्रस्तुत करने जा रहा है जिसका नाम है रिश्ता। रिश्ता कहानी जो है वो रिश्ता कहानी के जो कलाकार हैं उनका नाम है नितिन तेजराज, इकबाल हिंदुस्तानी, मनोज मानस, पीयू पारासर, अक्षिता पारासर, फरहान बेग, आदम, रंजीत पंथी। और जो इसके लेखक हैं उनका नाम है मंजूर एहतेशाम, जो कि भोपाल के ही रहने वाले थे। और जो निर्देशक हैं उनका नाम है आदम। पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ अपने अपने मोबाइलों को साइलेंट कर लीजिए, जिससे कि आपको और हमारे कलाकारों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कहानी रिश्ता। शहर में सन्नाटा है। जी हाँ, शहर में सन्नाटा है। आश्चर्य और मलाल मिली खामोशी। आनंद फानंद में सब हो गया और रिवॉल्वर से दागी 2 गोलियों की आहट भी किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाई। फिर मौत के बाद की जिंदगी की जितनी निस्बत कहीं आसानी से तय हो जाती। कातिल की गिरफ्तारी से लेकर मकतूल के पोस्टमार्टम तक सब कुछ सारे हंगामे के बावजूद दिन ढलते ढलते हो गया और आश्चर्य से आंखें फाड़े लोगों के दिलो दिमाग में अनगिनत कहानियों के बीच हो गया। ये वारदात हुई भी इतने नाटकीय ढंग से थी कि समझ का फरेब खाना आसान और सच की तह तक जाना नामुमकिन लगता। आज कत्ल का दूसरा रोज। इस बीच ये वारदात मुझे एक से ज्यादा कई कहानियों की शक्ल में सुनाई जा चुकी। ये इसलिए भी कि मकतूल शहर की जानी मानी हस्ती था। साहिब हैसियत और मालदार लोगों में उसका नाम शुमार होता। सैकड़ों लोग उसके एहसानमंद और कईयों के दिलों में उसके प्रति दुश्मनी, गिला, शिकवा, शिकायत। एहसानमंद हो या फिर दिल में बुराई रखने वाले, डरते उससे सभी। किसी के लिए वो रॉबिन हुड का अवतार था तो किसी के लिए लोकल माफिया डॉन। शहर के उजाड़ कब्रिस्तान में एक दौलतमंद आदमी जिससे सारा शहर थर-थर कांपता है, उसका कत्ल और उसे अपनी आंखों से देखने वाला मैं। जी हां, मैं। क्या कहा आपने? कैसे? जनाब, आपको बताऊं कि हमारे शहर के इसके पुराने कब्रिस्तान जो शहर के बीचों बीच, यहां कब्रें इतनी पुख्ता और मजबूत बनाई गई कि इन्हें देख के जरा भी नहीं लगता कि हर वो चीज, जी हां, हर वो चीज जो बनी है फना हो। जुमे के रोज मकतूल और कातिल ने इसी मस्जिद में एक ही इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज अदा की और वहां जो कुछ भी हुआ उसके गवाह सैकड़ों लोग। यहां मैं आपको अपने पेशे के बारे में बताना चाहता हूं। जी नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ। जी हां, आप बिल्कुल गलत ही समझ रहे हैं। दरअसल मैं इस कब्रिस्तान की कमेटी का मेंबर नहीं और ना ही किसी और तरीके से इस कब्रिस्तान की खिदमत करना मेरा पेशा है। मैं तो एक साधारण सा लेखक। जी हाँ, एक साधारण सा लेखक अपने देश के संबंध में कुछ असाधारण सा लिख डालने के जुनून में मुब्तला एक किताब लिखना मैंने अपना पेशा बनाया। अपने बुजुर्गों को वहां तक खोजना जहां तक आज हम हैं, लिखना मैंने अपना मकसद बनाया। और आप यकीन जानिए, ये मकसद को शब्द और भाषा में पकड़ पाना इतना आसान काम नहीं। ये कोशिश मुझे महीनों सालों अजीब अजीब जगह भटकाती रहती।
ऐसी ही एक कोशिश कल जुमे की दोपहर मैंने की। मुझे मालूम है, आज भी लोग जुमे के बाद अपने बुजुर्गों की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। अब ये इत्तेफाकी है कि मैंने इस कब्रिस्तान, ये शायद इसलिए कि ये शहर के बीचों बीच सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्त और बेशुमार फैली हुई झाड़ियों के बीच में इकलौता कब्रिस्तान। इन कब्रों की अस्त व्यस्त देखकर जरा भी संशय नहीं होता। ये हर वो चीज जो बनी बना, खैर यहां कल जो कुछ भी हुआ, अब आप मेरी नाम से अच्छा दिन, जुमे का दिन और शब कदर की रात। आज की रात लोग रात भर इबादत करेंगे, अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगेंगे, अपने खानदान के लोगों के लिए दुआएं मांगेंगे। आप सही कह रहे हैं, कितना अच्छा दिन है जो हमें नसीब हुआ। हमें 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा करनी चाहिए। सही कह रहे हैं शमीम भाई, मेरी माँ की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में है और मेरा पूरा खानदान भी यहीं दफन है। शमीम भाई, पर मुझे 20 साल हो गए आपके साथ, पर मैंने पहली बार आपका इतना खतरनाक गुस्सा देखा। आखिर मस्जिद में क्या हुआ? कुछ मत पूछो यार सलीम, वो है ना सुलेमान, हमारे सामने पैदा हुआ कल का लोंडा, अपने आप को न जाने क्या समझता है। 4 पैसे क्या कमा लिए मस्जिद में लगाना चाहता है, भूल गया कि 2 नंबर की कमाई, जमीनें क्या खरीद ली, गाड़ी मोटरें क्या खरीद ली, रिवाल्वर रख के घूमता है। वो समझता है उसके पीछे लोग हैं, उसकी दौलत के पीछे लोग हैं, और अपने आप को पूरे भोपाल का बदमाश समझता है। शमीम भाई, आपका भी तो पूरे भोपाल में नाम था। नाम किसी का नहीं रहता, नाम इनका भी था। समझाता हूं उसे कि देख ये भी मर गए, इज्जत दौलत शोहरत सब यहीं रह गए, लेकिन उसके समझ में नहीं आता 2 नंबर की कमाई मस्जिद में लगाई जा सकती। नहीं नहीं शमीम भाई, ये तो सरासर गलत है। वालिद साहब बहुत शरीफ थे, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बेटा उतना ही जलील और कमीना है। शमीम भाई, ना फिल्म से क्या नाम है बच्चे? अरे वाह 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 वाह, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? शमीम भाई, तुम्हारा बच्चा तो बड़ा खूबसूरत है। सलीम भाई,
चलो बच्चों, मुबीन भाई गाड़ी छोड़ दो। यार शमीम भाई, मस्जिद में या बाहर दुनिया को क्या तमाशा दिखाना है, यहाँ तय कर लेते हैं। तुमसे या तुम्हारे हाली मवालियों से डरता नहीं हूं। जहां जी जाए वहां तय कर लो। मैंने जिंदगी में कभी हथकड़ियां नहीं पहनी, तो चूड़ियां पहनने का भी शौक नहीं मुझे। देखो शमीम भाई, यहाँ इस कब्रिस्तान में जहां हम दोनों के बुजुर्ग दफन हुए, शायद हम उन्हीं के खातिर हक और इंसाफ की बात कर सकते। मैं तो तुमसे ये बात करना है शमीम भाई, और तुमने वही कचर कचर चालू कर दी जो थोड़ी देर पहले मस्जिद में कर रहे थे। मैंने क्या कचर कचर चालू कर दी? मैंने बिल्कुल ठीक कहा है तुमसे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हराम की दौलत मस्जिद का हौज बनवाने में खर्च हो। यार शमीम भाई, उस खुदा की मेहरबानी से और इन बुजुर्गों की दुआओं से मेरे पास दौलत आ रही है तो मैं खर्च कर रहा हूं। इसमें बुरा क्या है? ये तो खुदा की मेहरबानी है। यार पहलवान, तेरे दिल में खुदा, मस्जिद जैसी चीजों के लिए इज्जत एहतराम कब से पैदा हो गया? अबे हराम खोरी जिंदगी की हर हर सतह पे करते आए हो, इसीलिए हरामियों सी अदाएं तुम पर जचती भी हैं। दौलत के सारे शराफत के स्वाम बाकी दुनिया के लिए रहने दो, हम तुम्हें खूब जानते हैं। शमीम भाई इधर आइए। मैं सोचता हूं कि मैं तुमसे ये बातें करने तो यहां पर नहीं आया। यहाँ इन बुजुर्गों की कब्र पर उन पर हाथ रखकर उनकी कसम खाकर कोई तस्वीर करने और इन सब बातों पर उतरोगे तो पहले तो खुद अपने घर की खबर लो, बल्कि जानते हो तुम सारे कि तुम्हारे घर की औरतें किस किस के साथ मुंह काला कर रही हैं। अबे तू जानता नहीं, जमीन भाई के आदमी को धक्का देता है, अंजाम बहुत बुरा होगा। ना पैसा ना जमीन, हम गुजरे हुए जमाने के लोगों से नहीं डरते। हम तो सुलेमान सेठ के साथ रहते हैं जो आज के किंग हैं, और हम तो इनके ही वफादार रहेंगे। बसात कमीन की औलाद, अगर आज हम पैसे से तंग हैं तो तू इस तरह की इल्जाम तराशी से भी नहीं चूकेगा, और इन सारे हालातों का जिम्मेदार भी तो तू है। इसके बाद भी शराफत के नाम पे दुनिया हमारी और हमारे खानदान की कस्में खाती है। वाह शमीम भाई, तस्फिये की बात करता है, क्या तस्फिया करेगा तू? वाह शमीम भाई वाह। अब तो तुम्हें अपने पेट में मरोड़ की वजह भी मैं ही नजर आता हूं। तुम्हारी माली हालत खराब है, उसका जिम्मेदार भी मैं हूं। तुम्हारा एक लड़का लड़की को लेकर भाग गया मोहल्ले की, और वो अब जेल में है, उसका जिम्मेदार भी सुलेमान है। वाह जमीन भाई के हालात पर हाथ मत, नहीं तो हट हट। भाई जरा जरा सी बात पर रिवॉल्वर निकाल लेता मुन्ना, रिवॉल्वर अंदर कर। हम यहाँ बातचीत करने आए मुन्ना। सिगरेट जला। तुम अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ, जो खरगोन की जमीन तुमने बेची है उसमें मेरा हिस्सा था या नहीं? शमीम भाई वो जमीन मेरी थी, मेरे हिस्से की थी, इसलिए मैंने उसको बेच दी। और अगर तुम्हें इसके बाद भी हमारी सास से इतनी उलझन है तो हम कोई हल ढूंढ सकते हैं। क्या हल ढूंढ सकते हैं? आओ बैठ के बात करें। शमीम भाई ये तो तय है, इतना तो तय है कि हम दोनों, हमारे दोनों खानदान एक जगह मिलकर नहीं रह सकते। ये तो तुम मानते हो ना?
अगर तुम्हें मेरी बात से इत्तेफाक है तो एक ही तरीका हो सकता है कि हम दोनों में से कोई एक ये मोहल्ला छोड़कर चला जाए। तुम चाहो तो अपना घर बेचकर किसी और मोहल्ले में जा सकते हो। अच्छा, तो तू अब मेरा घर खरीदेगा? यही इरादा है ना कि मैं अपना घर बेचकर मोहल्ले की बेताज बादशाही तुझे सौंप कर कहीं दूसरी जगह जाकर बच जाऊं? यही मंशा है ना सुलेमान? ये इसलिए शमी भाई कि हम दोनों अपनी अपनी मर्जी और आसानी से जी सकते हैं। कीमत बाजार में जितनी होगी सुलेमान पूरी देगा। अब मैं तो अपना तान कबीला छोड़कर जा नहीं सकता। हाँ, तू क्यों जाए यहाँ से? तूने घर घर फतेह करके सल्तनत की बुनियाद जो रखी है, तू क्यों जाए यहाँ से? ये रंडियों के कोठे, ये जुए के अड्डे, ये उल्टे सीधे कारोबार, ये सट्टे के अड्डे, ये माल मिल्कियत छोड़ के तू क्यों जाने लगा यहाँ से? और वैसे भी आज तक जो भी तुझसे टकराया है, या तो वो तेरा मुलाजिम हो गया या फिर यहीं इसी मिट्टी में दफन हो गया। तू क्यों जाने लगा यहाँ से? हम ही चले जाएंगे। कितनी कीमत देगा हमारे घर की? शमीम भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? शमी भाई कैसी बातें कर रहे हैं यार? आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? शमी मुझे तो पता है यार, मैं ये सारे कारोबार छोड़ चुका हूं, मैं ये सारे धंधे छोड़ चुका हूं यार शमी। मैं कसम खाकर कहता हूं, चाहो तो अपने बुजुर्गों की कसम मुझसे ले लो, मैं सब छोड़ चुका हूं शमी। वो हमें सब पता है साले। अब तो तुम बड़े सेठ बन गए हो। सुलेमान इंडस्ट्री के मालिक सुलेमान सेठ। अब तुम्हें ये काले पीले कारनामों की क्या जरूरत है? ये तो तुम्हारे लघु और भगुओं का हिस्सा है। अरे तुम तो कीमत लगाओ मेरे घर की। अरे शमी भाई कोई जबरदस्ती नहीं है यार, ना किसी तरीके का कोई दबाव है। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम अपने हिसाब से कीमत लगाओ। तू अपनी औकात में बोल सुलेमान। आज तक जो कुछ भी तेरे पास है, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ तुझे मेरे घर की झूठन तुझे खैरात में मिले। तू क्या मुझ पर दबाव डाले? तू क्या मुझे तू कुछ नहीं कर सकता सुलेमान? यार शमी भाई यार, हमने तो हमेशा तुम्हारी इज्जत करने की कोशिश की है यार। इज्जत नहीं साले, तुम इज्जत करने पर मजबूर हो। और वैसे आज तुझे हुआ क्या है? कभी बुजुर्ग तो कभी रिश्ता। बातें क्या कर रहा है आज? तू रिश्ते की बातें कितनी कर रहा है? हो गई कचर कचर चल। बहरहाल मैंने तुम्हें किसी न किसी सतह पर अपना समझा, और यही वजह है शमीम कि तुम जैसे भी हो अभी तक जिंदा खड़े हो सुलेमान के साथ। हम तो शराब से बात कर रहे हैं तो तेरे समझ में नहीं आ रही है? मैं सुलेमान हूं। सुलेमान जिस जमीन पे पांव रख दूं वो मेरी हो जाती है, जिसको घूर कर देख लूं वो शहर छोड़कर चला जाता है। साले उतार दूं 6 के 6। बच्चे गलियों में कुत्तों की तरह भीख मांगेंगे, समझे? हकीर सी औकात है तेरी मेरे लिए, समझे? और ना मेरे लिए ये पहला कत्ल होगा और ना आखिरी। सुलेमान सेठ, क्या मुझे मार डालोगे? सुलेमान सेठ, मैंने तुम्हारे बाप के साथ कई साल काम किया है सुलेमान सेठ। सुलेमान सेठ, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, मैं शमीम भाई के साथ गलती से आया था।
सुलेमान सेठ, मुझे माफ कर दो सुलेमान सेठ, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो सुलेमान सेठ, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो सुलेमान सेठ। सुलेमान सेठ, मैंने तुम्हें बहुत में खिलाया है सुलेमान सेठ। तुम्हारे वालिद साहब के साथ मैंने बहुत काम किया है, क्या तुम मुझे मार दोगे? मारना चाहते हो? मारो, मार दो। यार शमीम, मैं ये क्या करने वाला था यार? मैं तुम पर गोली चलाने वाला था शमीम। मुझे माफ कर दो शमीम, मुझे माफ कर दो शमीम। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शमीम। हर काम हथियारों से थोड़ी होता है। तुम मेरे भाई हो शमीम, ये आपका परवरदिगार। मैं गुनाह अजीम करने वाला था, मैं अपने भाई पर गोली चलाने वाला था। मुझे माफ कर दे परवरदिगार, मुझे माफ कर दे। खबरदार शमीम भाई, गोली मत चलाना है। शमीम भाई अपनी हद में रहो। वाह शमीम भाई वाह, लाओ रिवॉल्वर मुझे दो, मैं गोली चलाना सिखाता हूँ। लाओ मुझे दो। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरे अलावा भी लोगों को लबलबी दबाना आता है सुलेमान। अरे लबलबी दबाने के लिए उंगलियां काफी नहीं है शमीम। लाओ मुझे दो रिवॉल्वर, लाओ मुझे दो। आगे मत बढ़ना, मैं गोली मार दूंगा। तुम गोली नहीं मार सकते शमीम। मैं गोली मार दूंगा। तुम गोली नहीं मार सकते, रिश्ता भी तो कोई चीज होता मैं है। गोली मार दूंगा। तुम सुलेमान सेठ, सुलेमान सेठ, सुलेमान सेठ, शमीम, तूने सचमुच गोली मार दिया। तूने रिश्ते का भी ध्यान नहीं किया यार, अपना रिश्ता भी उठा दिया तूने यार शमीम। सुलेमान सेठ चलिए हॉस्पिटल ले जाता। मुन्ना, सिगरेट जला रहे मुन्ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। सुलेमान सेठ, शमीम भाई, ये क्या कर दिया आपने? गोली चला दी। सुलेमान सेठ का कत्ल, सुलेमान सेठ का कत्ल, सुलेमान सेठ का कत्ल। शमीम, तुमने अच्छा ही किया जो उसको कत्ल कर दिया। था ये बहुत कमीना आदमी। सुलेमान, सुलेमान, या अल्लाह, मेरे सुलेमान को क्या हुआ? सुलेमान उठो, सुलेमान, सुलेमान उठो, या अल्लाह, सुलेमान को क्या हो गया? सुलेमान, अब मैं कैसे जीऊंगी? मेरे बच्चे का क्या होगा? सुलेमान उठो, सुलेमान उठो। हराम जादे,
शमीम, अपने गुस्से पर काबू ना रख सका, आखिर गोली चलाई नहीं। तुझे क्या लगता है ये सब करके तू बच जाएगा? और तू ये मत भूल के तेरे पिछले गुनाहों की फाइल मेरे थाने में जमा है और इसका भी हिसाब होगा। अरे लोग जिस उम्र में कब्र में जाने का सोचते हैं, अपनी आखिरत को संवारते हैं, उस उम्र में तू जेल जाएगा। तैयार हो जा। और तुम सब, नॉट इवन वन शुड बी लेफ्ट आउट, ब्लडी क्रिमिनल्स ऑल ऑफ देम, लेकर चलने से। दिल बहलाने को तो हर हाल में कोई ना कोई बहाना लोग ढूंढ ही लेते। यही हाल शहर में इस वारदात को लेकर। कातिल के समर्थकों की नजर में शमीम खान ने सुलेमान सेठ का कत्ल करके ना सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि समाज की वो सेवा की है जो हुकूमत भी नहीं कर पाती। कुछ लोगों का तो मत है कि सुलेमान सेठ शहीद हुए। जुमे के रोज ऐसी मौत किसे नसीब होती? वो जन्नत में जाएंगे। और मैं कहां हूं? इस कब्रिस्तान में। इन सब लोगों के बीच शमीम खान से लेकर सुलेमान सेठ तक जो रिश्ता जाता है, उसकी एक कड़ी खुद मैं भी हूं। अल्लाह ताला उसकी रूह को सुकून अता फरमाए। खुदा। नमस्कार। शहीद भवन में सभी पधारे कला प्रेमियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभी अभी आपने आदम एक्टर क्रिएशन की ओर से 2 कहानी देखी। उन दोनों कहानी के कलाकारों से आपका परिचय कराना चाहती हूँ, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे कलाकारों का। लीजिए नितिन तेजराज। हमारी कहानी में इन्होंने संगीत दिया है और इसमें एड भी किया है, तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रंजीत पंथी, इकबाल हिंदुस्तानी, पीहू पारसर, फरहान बेग, मनोज मानस, अरविंद साहू। लीजिए आपके सामने आ रहे हैं सुनील, उषा यादव। हमारी दोनों कहानी में जिन्होंने मेकअप किया है उनका नाम है नरेंद्र राजपूत। जिन्होंने हमारे स्टेज पे लाइट दी है उनका नाम है आजम खान। और हमारी स्टेज को सजाया और कॉस्ट्यूम करी है उनका नाम है अंबर अली। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। हमारे दोनों कहानी के निर्देशक जो हैं उनका नाम है आदम। अब उठ रहे हैं आदम। अरविंद स्वागत कीजिए हमारे कलाकारों का।
को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस बहुमूल्य समय में से आपने समय निकाला। आदम एक्ट्रेस क्रिएशन आपका खैर मकदम करता है, स्वागत करता है, आपको धन्यवाद देता है कि आपने इस बहुमूल्य समय में से नाटक देखने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, इस कला के कलाकारों को प्रशंसा प्रदान करने के लिए और सबका हौसला बढ़ाने के लिए जो आपने समय निकाला। आदम एक्ट्रेस क्रिएशन आप सबको पुनः एक बार हाथ जोड़कर धन्यवाद।